हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जम के कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 3, जो कि चैप्टर का नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से जौन जौन टॉपिक से अधिकतम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही सारे टॉपिक को प्यारे बच्चों हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर से लगभग 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए प्यारे बच्चों आप इस चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और प्यारा से कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का क्लास हम बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का वर्चस्व जो शब्द है इसका हम सब पहले डिफिनेशन देख लेते हैं कि वर्चस्व आखिर होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वर्चस्व का अर्थ है कि दबदबा, दादागिरी, मनमानी या फिर अपना ताकत दिखाना। क्या है वर्चस्व का अर्थ? वर्चस्व का अर्थ है दबदबा, दादागिरी, मनमानी या फिर अपना ताकत दिखाना। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का अर्थ अर्थात सैनिक ताकत, राजनीतिक ताकत आदि का केंद्र एक ही हो तो इसे वर्चस्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्चस्व। किसे? अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का अर्थात सैनिक ताकत, राजनीतिक ताकत आदि का केंद्र एक ही हो तो इसे वर्चस्व कहा जाता है। आज पूरी दुनिया में अमेरिका का वर्चस्व कायम है। क्या है? आज पूरी दुनिया में अमेरिका का वर्चस्व कायम है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं प्यारे बच्चों। अमेरिका का वर्चस्व एक जटिल और बहुस्तरीय अवधारणा है। क्या है? अमेरिका का वर्चस्व एक जटिल और बहुस्तरीय अवधारणा है जिसमें अमेरिका की वैश्विक शक्ति और प्रभाव को संदर्भित कर किया जाता है। क्या किया जाता है? वैश्विक शक्ति और प्रभाव को संदर्भित किया जाता है। अमेरिका की वर्चस्व की स्थिति कई कारकों पर आधारित है। क्या है? अमेरिका की वर्चस्व की स्थिति कई कारकों पर आधारित है, जिनमें कुछ प्रमुख हैं। देखते हैं कौन कौन सा है प्रमुख। आर्थिक शक्ति पहला है। क्या? आर्थिक शक्ति देखते हैं। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्या है? अमेरिका जो है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका वैश्विक व्यापार और वित्त पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। क्या है? जिसका वैश्विक व्यापार और वित्त पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। तो ये था आपका आर्थिक शक्ति। और दूसरा है सैन्य शक्ति। देखते हैं। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। क्या है? अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, जिसके पास विश्व स्तर पर सैन्य उपस्थित है। क्या है? विश्व स्तर पर सैन्य उपस्थित है। और तीसरा है राजनीतिक प्रभाव। अमेरिका का वैश्विक राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। क्या है? अमेरिका का वैश्विक राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव है, जो उसके राजनीतिक संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भागीदारी के माध्यम से होता है। तो ये था आपका राजनीतिक प्रभाव। अगला है सांस्कृतिक प्रभाव। क्या है? सांस्कृतिक प्रभाव। अमेरिका सांस्कृतिक जैसे कि फिल्में, संगीत और टेलीविज़न शो वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय हैं और लोगों की सोच और व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। तो ये है आपका सांस्कृतिक प्रभाव। अब देख लेते हैं अमेरिकी वर्चस्व का परिणाम क्या है। देख लेते हैं अमेरिकी वर्चस्व के परिणाम। तो आइए प्यारे बच्चों, इसको देखते हैं। वैश्विक नेतृत्व। क्या है? वैश्विक नेतृत्व। अमेरिका को वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाने का अवसर मिलता है। क्या होता है? अमेरिका को वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाने का अवसर मिलता है, जिसमें वह वैश्विक समस्याओं का समाधान करने में मदद कर सकता है। क्या कर सकता है? जिसमें वह वैश्विक समस्याओं का समाधान करने में मदद कर सकता है। आर्थिक लाभ। अमेरिका को अपने आर्थिक वर्चस्व से लाभ होता है। क्या होता है? अमेरिका को अपने आर्थिक वर्चस्व से लाभ होता है, जैसे कि व्यापार और निवेशों से होने वाली आय। क्या है? जैसे कि व्यापार और निवेशों से होने वाली आय। तो ये था आपका आर्थिक लाभ। और तीसरा है कि सांस्कृतिक प्रभाव। अमेरिका सांस्कृतिक का वैश्विक स्तर पर प्रभाव पड़ता है। क्या होता है? कि अमेरिका सांस्कृतिक का वैश्विक स्तर पर प्रभाव पड़ता है, जिससे अमेरिका मूल्यों और विचारों का प्रसार होता है। क्या होता है? जिससे अमेरिकी मूल्यों और विचारों का प्रसार होता है। तो ये था आपका सांस्कृतिक प्रभाव। आगे हैं
आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है कि हालांकि अमेरिका के वर्चस्व के भी कई आलोचना है जो इसके नकारात्मक परिणामों के बारे में चिंतित हैं, जैसे कि असमानता। अमेरिका के वर्चस्व से वैश्विक असमानता बढ़ सकती है। क्या हो सकती है कि वैश्विक असमानता बढ़ सकती है, किसके कारण? अमेरिका के वर्चस्व के कारण। जब छोटे और कमज़ोर देश अमेरिका के प्रभाव के अधीन होते हैं। दूसरा है हस्तक्षेप। अमेरिका के वर्चस्व से अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप हो सकता है। क्या हो सकता है? अमेरिका के वर्चस्व से अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप हो सकता है, जिसमें उनकी संप्रभुता और स्वतंत्रता प्रभावित हो सकता है। तो ये है आपका हस्तक्षेप। और तीसरा है क्या? तीसरा है विरोध। अमेरिका के वर्चस्व के खिलाफ विरोध हो सकता है, जिससे वैश्विक तनाव और संघर्ष बढ़ सकती है। तो ये था आपका प्यारे बच्चों वर्चस्व का पूरा डिफिनेशन, जो हमने आपको डिटेल में समझा दिए हैं। अगर आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं तो इससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा वर्चस्व से, ठीक है ना। आगे देखिए आगे क्या बोल रहे हैं। आगे शायद है आतंकवादी के बारे में। हाँ, आतंकवादी के देखते हैं। आतंकवादी के विरुद्ध वैश्विक युद्ध एक सैन्य और राजनीतिक अभियान है। क्या है? आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक युद्ध एक सैन्य और राजनीतिक अभियान है, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर आतंकवादी संगठनों और उसके समर्थकों को पराजित करना है। क्या है? जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तरों पर आतंकवादी संगठनों और उनके समर्थकों को पराजित करना है। यह अभियान 11 सितंबर 2001 के 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमले के बाद शुरू हुआ था। कब हुआ था? 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमले के बाद शुरू हुआ था, जब अमेरिका की राष्ट्रपति जॉर्ज बाल्ड्यू बुश, मतलब इस शब्द आप डायरेक्ट ये याद रखिएगा, जॉर्ज बुश। ये आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछता है जॉर्ज बुश, ठीक है। आप ये वर्ड याद रखिएगा, जॉर्ज बुश। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने आतंकवादी के खिलाफ लड़ाई की घोषणा की थी। तो ये था आपका आतंकवादी का डिफिनेशन। आगे देखिए आगे क्या, आतंकवादी के विरुद्ध वैश्विक युद्ध के मुख्य उद्देश्य देखते हैं। आतंकवादी संगठनों को नष्ट करना और उनके नेताओं को पकड़ना या मारना, आतंकवादी संगठनों के समर्थकों और उनके वित्तीय स्तरों को रोकना, वैश्विक स्तर पर सुरक्षा को बढ़ावा देना और आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए देशों के बीच सहयोग बढ़ाना। तो ये है आतंकवादी विरुद्ध के वैश्विक युद्ध के मुख्य उद्देश्य। आगे हैं आतंकवादी के विरुद्ध वैश्विक युद्ध के परिणाम देखते हैं आतंकवादी क्या बोल रहा है। आतंकवादी के विरुद्ध वैश्विक युद्ध के परिणाम देखते हैं। आतंकवादी संगठनों की नीति। कई आतंकवादी संगठनों को भी भारी क्षति, इस जगह क्षति है क्या, आतंकवादी संगठनों की क्षति। कई आतंकवादी संगठनों को भारी क्षति पहुंच गई और उनके कई नेता मारे गए। वैश्विक स्तर पर सुरक्षा में सुधार हुआ और आतंकवादी हमलों की संख्या में कमी आई। देश के बीच सहयोग। देशों के बीच आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ा है। तो ये है प्यारे बच्चों आपका आतंकवादी से छोटा सा डिफिनेशन, जिसको हम पूरा डिफिनेशन को कंप्लीट कर दिए हैं। आगे देखिए ये है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्या है? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जहाँ से बनता है हम बता रहे हैं क्वेश्चन प्यारे बच्चों, आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये जो है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, इससे आपका क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। इससे आपका क्वेश्चन 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपका इसी से रहता है, इसीलिए आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या बोल रहे हैं? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म एक सैन्य अभियान था। क्या था? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या था? एक सैन्य अभियान था जो 17 जनवरी 1991 से 28 फरवरी 1991 तक चला था। कब तक चला था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म? 17 जनवरी 1991 से 28 फरवरी 1991 तक चला था। इसका उद्देश्य इराकी सेना को कुवैत से बाहर निकालना और कुवैत की स्वतंत्रता को बहाल करना था। क्या था इसका उद्देश्य? इराक की सेना को कुवैत से बाहर निकालना और कुवैत की स्वतंत्रता को बहाल करना था।
आगे देखिए आगे क्या बोल रहे हैं। इस अभियान की शुरुआत 2 अगस्त 1990 को इराक द्वारा कुवैत पर हमले के बाद हुई थी। कब हुई थी इस अभियान की शुरुआत? 2 अगस्त 1990 को इराक द्वारा कुवैत पर हमले के बाद हुई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इराक को कुवैत से बाहर निकालने के लिए कई प्रस्ताव पारित किए। क्या किए? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इराक को कुवैत से बाहर निकालने के लिए कई प्रस्ताव पारित किए, लेकिन इराक ने इन प्रस्तावों को नज़रअंदाज कर दिया। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के बारे में। अगला टॉपिक है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के मुख्य चरण के। देखते हैं क्या ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के मुख्य चरण क्या क्या हुआ था। हवाई हमला। क्या है हवाई हमला? अभियान की शुरुआत हवाई हमले से हुई। क्या हुई? अभियान की शुरुआत हवाई हमले से हुई, जिसमें इराकी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया गया। क्या किया गया? जिसमें इराकी सेना की ठिकानों को निशाना बनाया गया। ज़मीनी हमला। हवाई हमले के बाद ज़मीनी हमला किया गया, जिसमें इराकी सेना को कुवैत से बाहर निकाल दिया गया। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के परिणाम देखते हैं। इराकी सेना की हार। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के बाद इराकी सेना की हार। इराकी सेना को कुवैत से बाहर निकाल दिया गया। कुवैत की स्वतंत्रता बहाल हुई। इराक की सेना क्षति। इराक की सेना क्षमताओं को भारी नुकसान पहुंचा। तो ये था प्यारे बच्चों आपका क्या बोलता है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के प्रमुख डिफिनेशन। ठीक है ना। अगला टॉपिक है हम सबका कि ऑपरेशन इन्फिनिट रीच के बारे में। आइए इसके बारे में देखते हैं। और क्या है ऑपरेशन इन्फिनिट रीच? ऑपरेशन इन्फिनिट रीच 16 से 19 दिसंबर 1998 को हुआ। कब हुआ? 16 से 19 दिसंबर 1998 को हुआ। यह एक सैन्य अभियान थी। क्या थी? यह एक सैन्य अभियान थी, जिसमें अमेरिका और ब्रिटिश सेनाओं ने इराक पर हवाई हमले किया। किसने किसने किया? अमेरिका और ब्रिटेन सेनाओं ने इराक पर हवाई हमले किया। इसका उद्देश्य इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को उनकी सैन्य क्षमताओं को कम करना और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को पालन करने के लिए मजबूत करना था। क्या था? प्रस्तावों का पालन करने के लिए मजबूत करना था। किसकी? राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को उनकी सैन्य क्षमताओं को कम करना और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का पालन करने के लिए मजबूत करना था। अब इसका देखते हैं इस अभियान के मुख्य उद्देश्य क्या थे। क्या थे इस अभियान के मुख्य उद्देश्य? इराक की सैन्य क्षमताओं को कम करना। क्या था? इराक की सैन्य क्षमताओं को कम करना। इराक के सैन्य ठिकानों और हथियारों को नष्ट करना। क्या था? इराक की सैन्य ठिकाने और हथियारों को नष्ट करना। सद्दाम हुसैन को नियंत्रित करना। सद्दाम हुसैन को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का पालन करने के लिए मजबूत करना। अगला है ऑपरेशन इन्फिनिट रीच के दौरान अमेरिकी और ब्रिटिश सेनाओं ने इराक पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए, जिसमें कई सैन्य ठिकाने और हथियारों को नष्ट किया गया। और इसका परिणाम देखिए क्या हुआ। इस अभियान का परिणाम देख लेते हैं। इराक की सैन्य की क्षति। क्या है? इराक की सैन्य क्षति। इराक की सैन्य क्षमताओं को भारी नुकसान पहुंचा। सद्दाम हुसैन की स्थिति मजबूती। हालांकि इराक की सैन्य क्षति हुई, लेकिन सद्दाम हुसैन की घरेलू स्थिति मजबूत बनी रही। ऑपरेशन इन्फिनिट रीच एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान था, जिसमें इराक की सैनिक क्षमताओं को कम करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसके परिणाम और प्रभाव विवादास्पद रहे। तो ये था प्यारे बच्चों ऑपरेशन क्या बोलता है ऑपरेशन क्या था ऑपरेशन इन्फिनिट रीच के बारे में। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हम सबका क्या ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। क्या था? क्या है अगला टॉपिक? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के बारे में। आइए इसके बारे में देखते हैं। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम एक सैन्य अभियान था। क्या था? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम
एक सैन्य अभियान था जो 7 अक्टूबर 2001 से 28 दिसंबर 2014 तक चला था। कब से कब तक चला था? 7 अक्टूबर 2001 से 28 दिसंबर 2014 तक चला था। इसका उद्देश्य अफ़गानिस्तान में तालिबान और अल-कायदा को पराजित करना और आतंकवाद के खिलाफ लड़ना था। क्या था इसका उद्देश्य? कि अफ़गानिस्तान में तालिबान और अल-कायदा को पराजित करना और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना था। आगे देखिए आगे क्या बोल रहे हैं। इस अभियान की शुरुआत 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमले के बाद हुई थी, जब अमेरिका राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की घोषणा की थी। इसका देखते हैं इस युद्ध का मुख्य उद्देश्य क्या था। तालिबान और अल-कायदा को पराजित करना, अफ़गानिस्तान में तालिबान और अल-कायदा के ठिकाने को नष्ट करना और उनके नेताओं को पकड़ना, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना और अफ़गानिस्तान को एक सुरक्षित और स्थिर देश बनाना। आगे हैं इस अभियान में अमेरिका और अन्य देशों की सेनाओं ने भाग लिया था, जिसमें नाटो और अन्य सहयोगी देश शामिल थे। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के परिणाम क्या हुए देख लेते हैं, वो परिणाम इसका देख लेते हैं। तालिबान की हार, तालिबान को अफ़गानिस्तान से बाहर निकाल दिया गया। अल-कायदा की क्षति, अल-कायदा के कई नेता मारे गए या पकड़े गए। अफ़गानिस्तान में स्थिरता और सुरक्षा में सुधार आया। तो ये था प्यारे बच्चों आपका ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के बारे में। अगला टॉपिक है हम सबका 9/11 क्या है और इसके परिणाम क्या हुए, ये देखते हैं। क्या है 9/11 क्या है और इसके परिणाम देखते हैं। 9/11 एक आतंकवादी हमला था। क्या था? 9/11 एक आतंकवादी हमला था जो 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुआ था। इस हमले में अल-कायदा नामक आतंकवादी संगठन ने 4 व्यावसायिक विमानों का अपहरण किया। क्या किया? इसमें चार व्यावसायिक विमानों का अपहरण किया और उन्हें जानबूझकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन जैसे महत्वपूर्ण इमारतों में दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। तो ये था 9/11। इस हमले के परिणाम देखते क्या हुए। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का ढहना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ढावर ढह गया। दोनों ढावा ढह गया। क्या बोल रहा है? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों ढावा ढह गए, जिसमें हजारों लोग मारे गए। पेंटागन पर भी हमला हुआ, जिसमें कई लोग मारे गए। विमान दुर्घटना, क्या बोल रहा है? विमान दुर्घटना, एक विमान पेंसिल्वेनिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें भी यात्री मारे गए। आगे देखते हैं 9/11 के हमले में लगभग 3000 लोग मारे गए थे। यह हमला अमेरिका इतिहास में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था और इसके परिणाम स्वरूप वैश्विक आतंकवादी के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई। क्या हुई? इसके परिणाम स्वरूप वैश्विक आतंकवादी के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई। 9/11 के हमले के बाद देखते हैं क्या हुआ। आतंकवादी के खिलाफ लड़ाई, अमेरिका और अन्य देशों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई शुरू की। अफ़गानिस्तान और इराक में युद्ध, अमेरिका ने अफ़गानिस्तान और इराक में युद्ध शुरू किया। सुरक्षा उपयोग में वृद्धि, दुनिया भर में सुरक्षा उपयोग में वृद्धि हुई। तो प्यारे बच्चों ये था आपका 9/11 हमला के बारे में। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के बारे में। क्या है? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम एक सैन्य अभियान था जो 2003 में शुरू हुआ था और 2011 तक चला था। कब शुरू हुआ था? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 2003 में शुरू हुआ था और कब तक चला था? 2011 तक चला था। इसका उद्देश्य इराक में सद्दाम हुसैन की सरकार को उखाड़ फेंकना और देश में लोकतांत्रिक स्थापना करना था। क्या था इसका उद्देश्य?
इसका उद्देश्य था कि सरकार को उखाड़ फेंकना, सद्दाम हुसैन की सरकार को उखाड़ फेंकना और देश में लोकतंत्र स्थापित करना। आगे देखिए आगे क्या बोल रहे हैं। आगे बोल रहे हैं कि इस अभियान की शुरुआत 20 मार्च 2003 को हुई थी, जब अमेरिका और ब्रिटेन सेनाओं ने इराक पर हमला किया था। अभियान के दौरान सद्दाम हुसैन की सरकार को उखाड़ फेंका गया और एक नई सरकार की स्थापना की गई। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के मुख्य उद्देश्य देख लेते हैं अब क्या थे ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम के मुख्य उद्देश्य। सद्दाम हुसैन को हटाना, सद्दाम हुसैन की सरकार को उखाड़ फेंकना और उन्हें सत्ता से हटाना, लोकतंत्र स्थापित करना, इराक में लोकतंत्र स्थापित करना और एक नई सरकार की स्थापना करना, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, इराक ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना और देशों को स्थिर करना। ये था क्या था ये क्या बोल रहा ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का मुख्य उद्देश्य। अब है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के परिणाम देखते हैं क्या हुए। सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी, सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फांसी की सज़ा दी गई। नई सरकार की स्थापना, इराक में एक नई सरकार की स्थापना की गई और लोकतंत्र की चुनाव हुआ। स्थिरता और सुरक्षा, इराक में स्थिरता और सुरक्षा में सुधार हुआ, लेकिन अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आगे देखिए आगे क्या बोल रहे हैं। आगे क्या बोल रहा है, विश्व में हर क्षेत्र में स्थित सभी कंपनियों में से सबसे बड़ी 3 कंपनियां में से एक कंपनी हमेशा अमेरिका का ही रहती है। ये आप नोट रखिएगा, ये आप नोट को कर लीजिएगा, ये आपका इम्पोर्टेंट है। क्या विश्व के हर क्षेत्र में स्थित सभी कंपनियों में से सबसे बड़ी 3 कंपनियों में से एक कंपनी हमेशा अमेरिका का ही रहता है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका कौन सा टॉपिक था, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का टॉपिक आपका ख़त्म हो गया है। अगला टॉपिक है हम सबका ऑपरेशन क्या बोल रहा है, अमेरिका और भारत का संबंध के बारे में देखते हैं। क्या है अगला टॉपिक हम सबका, अमेरिका और भारत का संबंध है। अमेरिका और भारत के संबंध का विकास एक जटिल और बहुस्तरीय प्रक्रिया है। क्या है, अमेरिका और भारत का संबंध एक जटिल और बहुस्तरीय प्रक्रिया है, जिसमें दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और क्या बोल रहा है राजनीतिक, एक सेकेंड, राजनीतिक, आर्थिक और रणनीति संबंधों का विस्तार हुआ है। देखते हैं इनके प्रमुख बिंदु क्या हैं। देखते हैं शीत युद्ध के दौरान का संबंध देखते हैं। शीत युद्ध के दौरान का संबंध, शीत युद्ध के दौरान भारत और अमेरिका के संबंधों में तनाव था, क्योंकि भारत सोवियत संघ के करीबी थे। तो प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत और अमेरिका का संबंध शीत युद्ध के दौरान किस तरह से था। अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछ दिया तो आप ये आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं कि शीत युद्ध के दौरान भारत और अमेरिका के संबंध में तनाव था, क्योंकि भारत सोवियत संघ के करीबी था। कितना सिंपल से लिखे हैं, आप इसको दे सकते हैं। दूसरा है कि उदारवाद के संबंधों में सुधार। 1990 के दशक में भारत की आर्थिक उदारीकरण नीतियों के बाद अमेरिका और भारत के संबंध में सुधार हुआ। रणनीति साझेदारी, 2000 के दशक में अमेरिका और भारत में रणनीति साझेदारी की शुरुआत की, जिसमें रक्षा, आतंकवाद विरोध और आर्थिक सहयोग शामिल हैं। चौथा है नागरिक परमाणु समझौता। क्या है, नागरिक परमाणु समझौता। 2008 में अमेरिका और भारत ने नागरिक परमाणु समझौता पर हस्ताक्षर किए, जिसमें भारत को परमाणु ऊर्जा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने की मदद मिली। तो ये था आपका प्रमुख बिंदु। आगे के महत्वपूर्ण पहलू क्या है इसका, रक्षा सहयोग। अमेरिका और भारत के बीच रक्षा सहयोग बढ़ रहा है, जिसमें संयुक्त सैन्य अभियान और रक्षा प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान शामिल हैं। दूसरा है आर्थिक सहयोग। अमेरिका और भारत के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ रहा है, जिसमें व्यापार और निवेश शामिल हैं। तीसरा है आतंकवाद विरोध सहयोग। अमेरिका और भारत के आतंकवाद खिलाफ लड़ाई में सहयोग कर रहे हैं। तो यह है महत्वपूर्ण पहलू। आगे देखिए इसकी चुनौतियाँ क्या हैं। विचारधारात्मक मतभेद। अमेरिका और भारत के बीच विचारधारात्मक मतभेद हो सकते हैं, जैसे कि ईरान और रूस के साथ संबंधों पर। व्यापार तनाव। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार तनाव हो सकता है, जैसे कि टैरिफ और बौद्धिक संपदा
अधिकारों पर। तो प्यारे बच्चों ये था आपका क्या बोलता है कि भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों के बारे में। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको डिफाइन करिएगा, ठीक है ना। अगला टॉपिक है डॉलर का विस्तृत देखते हैं। विश्व की सभी मुद्राओं की कीमत का आधार डॉलर के आधार पर बनाया गया। अमेरिकी डॉलर सबसे मजबूत मुद्राओं में से एक है। क्या है? अमेरिकी मुद्रा डॉलर में सबसे मजबूत मुद्राओं में से एक है। आगे देखिए, सभी बड़े अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों में महत्वपूर्ण भूमिका। विश्व के सभी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संरचनाओं में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका है और वह विश्व की आर्थिक शक्तियों को प्रभावित करने में सक्षम है। तो ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों में महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, और चौथा क्या है? सैन्य शक्ति। वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी सैन्य अमेरिका के पास है। किसके पास है? अमेरिका के पास है। अपने से 12 देशों से भी अधिक सैन्य खर्चे। अमेरिका ने अपने सेना पर 12 देशों के कुल खर्चों से भी ज़्यादा खर्चा किया है। आगे देखिए, विश्व में कोई भी युद्ध क्या बोल रहा है? विश्व में कोई भी युद्ध कर सकने की क्षमता अमेरिका के पास है। विश्व में कोई भी युद्ध करने की क्षमता है। अमेरिका की सेना केवल संख्यात्मक रूप से अधिक नहीं बल्कि उसकी क्षमता और उनकी गुणवत्ता भी विश्व की सबसे अधिक है। संख्या और गुणवत्ता दोनों में सबसे आगे है। देखते हैं कैसे आगे हैं। अमेरिका की सेना क्षमता केवल संख्या के आधार पर ही अधिक है बल्कि गुणवत्ता के मामले में भी अमेरिकी सेना विश्व की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। तो प्यारे बच्चों, हम जितना सा टॉपिक आपको बताए हैं, हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप इस सारे टॉपिक को ईमानदार पूर्वक देख लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर के इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। अगर प्यारे बच्चों हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं इसी तरह के दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।